एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री किताब चल रही दोस्तों, चैप्टर 7 का पार्ट 2 है। यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन फॉर कॉमर्स की। पार्ट 1 आई होप आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दें। 1854 की बात हो रही है। 1854 ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, अब आप बोलोगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? आज की डेट में दोस्तों जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ शेयर होल्डर्स, जो कुछ उसके मेजर डायरेक्टर्स होते हैं, वो चला रहे होते हैं। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में राज कर रही थी, उसको चलाने वाले लोगों की जो बॉडी थी उसको बुलाया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बैठते थे लंदन में, लिनन हॉल स्ट्रीट में। इन लोगों ने एक एजुकेशनल डिस्पैच को भेजा। ठीक है, ये एजुकेशनल डिस्पैच क्या था? मतलब कुछ लोग और उन लोगों के पास एक बड़ा सा पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये एजुकेशनल डिस्पैच पहुंचा गवर्नर जनरल के पास इंडिया में। इस एजुकेशनल डिस्पैच को किसके ऑर्डर्स पे इशू किया गया था? चार्ल्स वुड के ऑर्डर पे इशू किया गया था, जो कि था प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द कंपनी। तो कंपनी को देखिए चलाने वाली दो चीजें थी, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर शुरुआत से ही काम कर रहा था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया 1784 में पिट्स एक्ट के अंदर। ओके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के डायरेक्टर से और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लिश सरकार का रिप्रेजेंटेटिव था। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों लेके आया गया? ताकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोड़ी पकड़ बना के रखी जा सके, ताकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि अमेरिका में हुआ था, जिसके चलते जो अंग्रेज के ऑफिशियल्स अमेरिका में गए थे, उन्होंने अंग्रेजों को टाटा बाय बाय बोल के अमेरिका को अपनी कंट्री बना लिया, वो इंडिया में ना हो जाए, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग बॉडी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का रिप्रेजेंटेटिव था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कहने पे वुड्स डिस्पैच गया। ये जो वुड थे, चार्ल्स वुड, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे। इस वुड्स डिस्पैच में क्या था? एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया में किस तरीके की एजुकेशनल पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ था। और सीधी सीधी बात यह है कि ये एजुकेशनल पॉलिसी कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी मैक्वेलन ने बोली थी। यानी कि इसमें यह बोला गया था कि भाई यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करिए इंडिया में, ओरिएंटल नॉलेज को नहीं, क्योंकि यूरोपियन लर्निंग के बहुत से प्रैक्टिकल बेनिफिट्स हैं। वो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या थे दोस्तों, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक प्रैक्टिकल बेनिफिट था आपका इकोनॉमिक प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या? कि इंडियंस को ये समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से क्या क्या फायदा है। अगर उनको ट्रेड एंड कॉमर्स का फायदा समझ में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा बड़े लेवल पे इंग्लैंड के ऑफिशियल्स के साथ एसोसिएट करके काम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि देखिए उनके कंट्री के रिसोर्सेज भी डेवलप होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। कुल मिला के बात ये थी दोस्तों कि यूरोपियन नॉलेज यानी कि यूरोपियन पढ़ाई अगर आप इंडिया के लोगों को दोगे तो यूरोपियन टेस्ट डेवलप होगा, ठीक है ना। यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, तो जो लोगों के टेस्ट है, खान पान, पहनावा, ये सब कुछ यूरोप के हिसाब से हो जाएगा। तो जब सब कुछ यूरोप के हिसाब हो जाएगा तो इंडिया अपने कल्चर से एसोसिएटेड चीजों को, अपने पहनावे को छोड़ के यूरोप का पहनावा, यूरोप के तौर तरीके अपनाएगा। और जब वो यूरोप के तौर तरीके अपनाएगा तो ब्रिटेन गुड्स को खरीदेगा। तो फिर जो यूरोप में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो ब्रिटिश प्रोड्यूस करता है, उस गुड्स की डिमांड इंडिया में भी बढ़ जाएगी। अब तक क्या हो रहा था, इंडिया वाले अपनी ही बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन जो चीजें बना रहा है अपने देश में, उनको इंडिया में बेचना है। उनको अगर इंडिया में बेचना है तो इंडिया वाले लोगों को ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढालना पड़ेगा। तो यही ढालने की बात कही जा रही। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और वो एजुकेशन सिस्टम कौन बदल रहा था? वुड्स डिस्पैच। फिर ये बोला गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है ये इंडियंस के मॉरल कैरेक्टर को भी बदलेगा, उनको ट्रुथफुल बनाएगा, उनको ऑनेस्ट बनाएगा। इन गोरों ने खुद नहीं देखा कि ये खुद कितने धोखेबाज हैं। उनके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स यहाँ पे आए, कितने धोखेबाज कैसे लोग थे वो, और इंडिया वालों को ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनाने की बात करते हैं। फिर ये जो कंपनी है, कंपनी को ऑपरेट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत है। अब सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तो इंग्लैंड से जाएगा नहीं, इंग्लैंड से तो मेन सिविल सर्वेंट जाएंगे, उनके अंदर काम करने वाले भी तो लोग चाहिए लोअर लेवल्स पे। तो वो कहां से आएंगे? वो इंडिया से आएंगे। तो इंडिया से उन लोअर लेवल वाले सिविल सर्वेंट्स को हायर करना है जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, जो अंग्रेजों के पॉन्स हो, अंग्रेजों के गुलाम हो, चमचे हो, ठीक है, वो अंग्रेजों के लिए काम करे। इसलिए ऐसी एजुकेशन लानी पड़ेगी। जो ईस्ट का लिटरेचर है उसमें बहुत गलतियां हैं, तो इसको हटा के यूरोपियन लिटरेचर लेके आओ, जिससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी, कमिटमेंट टू वर्क आएगा। उनके अंदर वो स्किल्स आएंगी जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड है। इंडिया वाले लिटरेचर में तो कुछ लिखा ही नहीं है।
ऐसा इनका कहना था। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए 1854 के डिस्पैच के बाद बहुत सारे मेजर्स लिए गए। तो देखिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स में आप अपने कंट्रोल को फैलाइए, कुछ स्टेप्स लीजिए। तो स्टेप्स में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को शुरू किया गया। अब देखिए 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को शुरुआत करने की बात की जा रही है, और 1857 में हो जाएगा विद्रोह। तो एक तरफ मेरठ और दिल्ली में विद्रोह चल रहा होगा 1857 का, और दूसरी तरफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज बन रही थी। बाद में कुछ समय बाद, शुरुआत में तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुरुआत की गई, यानी हायर एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, चेंज करने की कोशिश की गई टू बी प्रिसाइज। बाद में ये जो अंग्रेजी रेगुलेशन था एजुकेशन में, ये स्कूल एजुकेशन तक भी पहुंचेगा। शुरुआत में ये हायर एजुकेशन में रहेगा, धीरे धीरे ये स्कूल एजुकेशन में अपनी एंट्री मारेगा। अब बात करते हैं एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज। देखिए, जो वुड्स डिस्पैच था 1854 का, वो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो ओरिएंटल लर्निंग के थोड़े बहुत सपोर्टर्स इंडिया में बचे थे, उनको हराना था। और कुल मिला के ओरिएंटल के लर्निंग के अगेंस्ट जो जंग छेड़ रखी थी अंग्रेजों ने, उसकी जीत थी। हालांकि इस ओरिएंटल लर्निंग को भी प्रमोट करने वाले कुछ अंग्रेजी थे, मैंने बताया ना, कोलब्रुक और आपका हाथफील्ड और आपका ये विलियम जोन्स, उनके अगेंस्ट में जीत थी। किसकी? ये आपका वुड्स डिस्पैच की, कि उसने ओरिएंटल लर्निंग के सिद्धांत को एक सेकंड के लिए हरा ही दिया। मतलब ओवरऑल देखा जाए, ब्रॉड बेसिस पे देखा जाए तो हरा ही दिया। ओके, फिर यहां देखिए क्या लिखा, वी मस्ट एम्फेटिकली डिक्लेयर दैट द एजुकेशन विच वी डिजायर टू एक्सटेंड इन इंडिया is that which has for its object the diffusion of the improved arts, services, philosophy and literature of Europe. In short, European knowledge. मतलब ये जो एजुकेशन जो कि हम इंडिया में फैलाना चाह रहे हैं, ये यूरोपियन नॉलेज को प्रमोट कर रहा है, वो आर्ट, सर्विसेज, फिलॉसफी और लिटरेचर को प्रमोट कर रहा है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी की इमेज है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे यूनिवर्सिटीज कैसी लगती थी, ये यहाँ पे दिखा के रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आइकॉनिक बॉम्बे यूनिवर्सिटी नजर आ रही है। आप इसके आसपास का इलाका देखिए, इस बॉम्बे यूनिवर्सिटी के आसपास का दोस्तों, कितना खाली इलाका है। ऐसा लग रहा है आसपास कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, खाली सा पड़ा है, केवल यूनिवर्सिटी दिख रही है। इसकी इमेजेस को देखें हम लोग, आज की डेट में कुछ ऐसी नजर आती है, थोड़ी कलरफुल अच्छी सी इमेज दिख रही है। यहाँ देखिए, अब एक सेकंड के लिए देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आज की डेट में देखिए, ये जो फोटो दिख रही है आपको, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जब सेटल हुई है, अब जाके कुछ सर्च मारिए, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनी कब। चलिए, अभी हमने देखा कि भैया 1854 में रिवॉल्ट हुआ, और 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, 1857 के लगभग यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गई। तो अब देखिए, ये इलाका देखिए बॉम्बे का दोस्तों, कितना खाली पड़ा है। ये फोर्ट का इलाका है। आज की डेट में अगर आप इस इलाके को देखिए, कितनी डेंस सेटलमेंट हो गई है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी आज जो फोर्ट वाले इलाके में है, ये वही फोर्ट का इलाका है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। जरा देखिए एक सेकंड के लिए दोस्तों, कि कितना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। दोनों तरफ ये एक आपको दोनों तरफ समुद्र नजर आएगा, बे शुरू हो गई है। ओके, मुंबई का इलाका दिख रहा है आपको, ऊपर से चर्च गेट, और आपने वीटी स्टेशन सुना ही होगा जहां पे गोलियां चली थी। इधर भी समुद्र, दोनों तरफ आपको समुद्र नजर आ रहा है। तो ये आज की डेट में इतना डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है, जो एक समय पे खाली पड़ा रहता था। बहरहाल, तो ये हमने बॉम्बे यूनिवर्सिटी की फोटो देखी दोस्तों। ओके, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, आप अगर एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं, 18 जुलाई 1857 को बनी थी आपकी बम्बई यूनिवर्सिटी। चलिए, मैंने बता ही दिया। आगे चलते हैं। अब जब देखिए इस तरीके की यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हुई और बोला गया कि यूरोपियन लिटरेचर को पढ़ाइए, और ये जो इंडिया का लिटरेचर है वो बढ़िया नहीं है, इस समय पे एक और प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में काम करते थे, यहाँ पे देखिए ये विलियम कैरी है, ये एक स्कॉटिश मिशनरी है। इन्होंने सिरमपुर मिशन बनाया था। सिरमपुर मिशन की कहानी भी अभी आपको बताऊंगा। अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई इंडिया में प्रैक्टिकल एजुकेशन लेके आओ, ताकि नीचे के लोगों को ये प्रैक्टिकल एजुकेशन मिले और फिर वो अंग्रेजों के लिए काम करें। लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ना इंडिया में, जो इंडिया में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको ये पसंद नहीं आया। उन मिशनरीज ने क्या बोला कि अरे भैया, हमें लोगों के मॉरल कैरेक्टर को बदलना है, और अगर लोगों के मॉरल कैरेक्टर को बदलना है तो भाई क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ये बोला इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने। प्रॉब्लम ये थी, 1813 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरी एक्टिविटीज को इंडिया में फॉर्मली अलाउ ही नहीं किया। उनको ये लगा कि भैया इनकी कास्ट और इनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो बवाल हो सकता है, लोकल पॉपुलेशन नाराज हो सकती है, तो हमारे लिए लीडरशिप करना, हमारे लिए राज करना मुश्किल हो जाएगा। बाद में भैया इन क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया।
जब इन क्रिश्चियन मिशनरीज को सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन नहीं मिली एक प्रॉपर कॉलेज बनाने की, तो इन्होंने क्या किया कि एक सेरमपुर करके इलाका था जो कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंदर था। इस सेरमपुर नाम की जगह पे एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई 1800 में, एक कॉलेज स्टैब्लिश किया गया 1818 में, और वहां से क्रिश्चियन मिशनरियों ने अपना काम शुरू किया। 1813 के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरी से बोला कि चलो आप धर्म का प्रचार प्रसार कर लो, लेकिन पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर नहीं करने दिया, क्योंकि अंग्रेजों को राज करना था। ओके, आप देखोगे दोस्तों 19वीं शताब्दी के बाद, मतलब 19वीं शताब्दी में 1800 से शुरुआत होने के बाद, खासकर 1813 के बाद, इनफैक्ट 1800 से ही, चूंकि आप देखिए कि 1800 में प्रिंटिंग प्रेस बना ली गई थी और 1818 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। तो प्रिंटिंग प्रेस बनने के बाद ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इन्होंने बहुत तेजी से जो भाई इंडिया के जो कस्टम्स थे, इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी, इंडिया की खासकर जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, क्रिश्चियन मिशनरी ने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बाइबल को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में वो करवाया, चेंज करवाया, और इन बाइबलों को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की जो कॉपीज थी उनको फ्री में बांटा लोगों में। तो इस तरीके से ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। पूरे देश में मिशनरी स्कूल्स खुले। 1857 के बाद आप देखोगे जब क्रांति हो गई 1857 में, 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को तो खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन आ गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये नहीं चाहती थी कि इन क्रिश्चियन मिशनरीज को एक लिमिट से ज्यादा सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि इतना बवाल हो गया इनको सपोर्ट देने के चक्कर में। ओके, तो इनको ये समझ में आया कि अगर यहाँ पे राज करना है तो लोगों के लोकल कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को, बिलीव्स को, रिलीजियस आइडियाज को मानना पड़ेगा। ओके, अगर हम इनके ऊपर अपने रिलीजियस आइडियाज थोपेंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। ये देखिए सीरमपुर कॉलेज है, कलकत्ता में जो रिवर हुगली है उसके बैंक पे कॉलेज बना था। आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट हैपेंड टू लोकल स्कूल्स। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या लोकल स्कूल्स थे इंडिया में? बिल्कुल थे दोस्तों। यहां पे आपको एक इमेजिन करने के लिए कहा गया, क्या कहा गया है कि आप बस ये इमेजिन करिए कि बच्चे ब्रिटिश टाइम से पहले कैसे पढ़ते थे। इस चीज को जानने में ब्रिटिशर्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कॉटिश मिशनरी थे विलियम एडन। 1830s में जो स्कॉटिश मिशनरी विलियम एडन्स थे पूरे देश भर में घूमे। अच्छा, इनको अंग्रेजी हुकूमत ने कहा भी था कि जरा आप घूमो। ये देश भर में घूमे, खासकर बंगाल के और बिहार के इलाकों में घूमे। कहा तो जाता है कि दूसरे देश के पार्ट्स में भी गए थे, बट मेनली बंगाल बिहार पे इन्होंने एक रिपोर्ट दी। और इनसे ये बोला गया था कि भैया प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल्स, जो एजुकेशन की प्रोग्रेस है वर्नाकुलर स्कूल्स में, इसके बारे में एक रिपोर्ट दीजिए। एडम ने एक रिपोर्ट दी। एडम ने बताया कि 1 लाख पाठशाला है बंगाल और बिहार में, और इन 1 लाख पाठशालाओं में किसी भी पाठशाला में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं है। तो ऑन एन एवरेज आप 20 बच्चे मान लो, तो 1 लाख पाठशाला, हर पाठशाला में 20 बच्चे, तो कितने बच्चे हो गए? 20 लाख बच्चे। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों 20 लाख बच्चे। उस समय पे आबादी बहुत कम थी इंडिया की। आज के देश में आबादी बढ़ रखी है, 130 करोड़ हो रखी है। उस समय मुश्किल से 15 या 20 करोड़ रही होगी आबादी। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द फिगर, आप चेक कर लीजिए। तो ये जो पाठशाला थी कौन बनाते थे? तो एक लोकल इलाके में अगर कोई वेल्दी आदमी होगा तो वो बना देगा, लोकल कम्युनिटी के लोग बना देंगे। कभी कभी कोई टीचर जो बच्चों को पढ़ाना चाहता है, गुरुजी, वो ये पाठशाला बना देंगे। यहाँ पे देखिए पेंटिंग बना रखी है पाठशाला की। एक टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ सबको पढ़ा रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं। डच पेंटर फ्रैंकोइस सॉल्विन ने इस पेंटिंग को बनाया है, जो कि लेट 18th सेंचुरी में आया। यहाँ पे एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल को पेंटिंग में डिपिक्ट करने की बात की गई है। ओके, तो बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सामने झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो यहाँ पे बैठ के ये जो गुरु जी हैं वो पढ़ा रहे हैं। अब जब ये रिपोर्ट आई एडम की, इस रिपोर्ट में क्या लिखा था? रिपोर्ट में लिखा है द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल। कोई रिजिड सिस्टम नहीं है इंडिया में एजुकेशन, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल उस समय के स्कूलों में कोई फिक्स्ड फी नहीं थी, कोई प्रिंटेड किताबें नहीं थी, कोई अलग स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंचेस या चेयर्स नहीं थी जिससे बच्चे बैठेंगे, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, अलग क्लासेस नहीं थी, कोई रोल कॉल का रजिस्टर नहीं था कि आओ तो अटेंडेंस लगाई जाएंगी, कोई एनुअल एग्जाम नहीं होते थे, कोई रेगुलर टाइम टेबल नहीं था। तो कभी ये जो क्लासेस थी वो किसी बनियन ट्री के नीचे लगती थी, कभी गांव के किसी कोने में लगेंगी, टेंपल के पास में लगेंगी, कभी गुरुजी जो टीचर पढ़ाते थे उनके घर में लग जाएंगी। फी किस बात पर डिपेंड करोगी? जो अमीर है वो थोड़ा ज्यादा पैसा दे जाएगा, जो गरीब है हो सकता है वो पैसा दे ही ना। रिच को ऑब्वियसली बात है ज्यादा पैसा दिया जाएगा या इससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ज्यादा पैसा दे। टीचिंग ओरल है, किसी भी तरीके की लिखित चीज नहीं सिखाई जाती है, ओरली टीचर्स सिखाने की कोशिश करते हैं क्या पढ़ाना है, और बच्चों की जरूरत के हिसाब से यहां सिखाया जाता है। बच्चों को
अलग अलग क्लासरूम्स नहीं बैठाना है। तो मतलब आज की डेट में 5वीं क्लास का बच्चा, 6ठे क्लास का बच्चा, 8वीं 9वीं इन सब क्लास के बच्चे अलग बैठेंगे, उसमें सारे क्लास के बच्चे एक साथ बैठते थे। जो थोड़ा बड़ा होता था उसको अलग से कैटर करता था गुरु, जो थोड़े छोटे होते थे उनको अलग से कैटर करता था गुरु। ओके, फिर बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम था। फ्लेक्सिबल सिस्टम मतलब कि भैया लोकल नीड्स के हिसाब से क्लासेस लगती थी। तो मान लीजिए कि हार्वेस्ट का टाइम है, धानों को काटना है, तो अगर धानों को काटना है तो उस समय पे बच्चे फील्ड में काम करते हैं तो उस समय क्लास नहीं लगेगी। जैसे धान कट जाएगी पाठशाला फिर से शुरू हो जाएगी। तो भैया जो किसान फैमिली के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो डेली मर्रा का काम है वो इन पढ़ाई की वजह से रुक नहीं रहा है। जब अंग्रेजी हुकूमत एजुकेशन के फील्ड में इंटरफेयर करेगी तो नए रूटीन आएंगे, नए रूल्स आएंगे। मिड 19th सेंचुरी तक कंपनी केवल हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड थी। बाद में कंपनी ने लोअर एजुकेशन मतलब जो बेसिक लेवल की एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें भी उंगली डालनी शुरू की। तो जब पहले शुरुआत में इन्होंने हायर एजुकेशन को प्रमोट किया, यूनिवर्सिटी बनाई, बॉम्बे की, मद्रास की, बंगाल की, उस समय पे इन्होंने लोअर पाठशाला को चलने दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। लेकिन 1854 के बाद द कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. यानी कि भाई अब स्कूल कॉलेज नियम कानून के हिसाब से चलेंगे। अब स्कूल कॉलेज में एक रूटीन होगा कि भाई सुबह 6 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक चलेगा स्कूल। ओके, तो अब एक स्कूल एजुकेशन का एक रूटीन बना दिया गया, जैसे ब्रिटेन में होता होगा वैसे उन्होंने यहाँ पे इंपोज करने की कोशिश की। ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ का लोकल कल्चर किस हिसाब से चल रहा है। अब आप देखो फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन के लिए क्या किया, गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया। इन पंडित से बोला जाएगा कि आप इन 4 से 5 स्कूलों को आप देखोगे। हर पंडित हर पाठशाला में जाएगा, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को वो एसेस करेगा। जो भी गुरु उस स्कूल में पढ़ा रहा है उससे पीरियोडिक रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी, उससे पूछा जाएगा आप कौन कौन सी क्लासेस पढ़ा रहे हो, उससे बोला जाएगा कि रेगुलर टाइम टेबल से पढ़ाओ। टीचिंग को अब टेक्स्ट बुक्स बेस किया जाएगा। तो पहले जो कि बोल के पढ़ाया जाता था अब किताबें प्रिंट करके दी जाएंगी, वो भी अंग्रेजी किताबें। शुरुआत में थोड़ी बहुत ये किताबें भी दी गई, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की भी दी गई, पर बाद में सीधे सीधे अंग्रेजी। लर्निंग को आप टेस्ट करने के लिए एनुअल एग्जामिनेशन लोगे, एक रेगुलर फी पे करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, फिक्स फीस होंगी क्लासेस में, नए रूल्स ऑफ डिसिप्लिन आएंगे। और जो पाठशाला जो स्कूल इन नए रूल्स को मान रहे थे उनको कुछ पैसा मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। जो लोग इस नए रूल्स को मानने के तैयार नहीं थे, न्यू सिस्टम में आने के लिए तैयार नहीं थे, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, जो लोग अपने हिसाब से चलना चाहते थे उनको समझ में आया कि भाई अपने हिसाब से नहीं चल पाएंगे, अब तो इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इनके नियम कानूनों के हिसाब से अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है तो भाई जो पहले हमारा ट्रेडिशनल एक स्ट्रक्चर बना हुआ था पढ़ाई का, उस स्ट्रक्चर को भी इन अंग्रेजों ने तोड़ दिया। और इस नए रूटीन से एक और प्रॉब्लम हुई, एक और कंसीक्वेंस हुआ। क्या हुआ कि वो पुअर किसान के बच्चे जो कि पहले पाठशाला अपने टाइम टेबल के हिसाब से जा पाते थे, अब वो नहीं जा पा रहे थे। अब एक फिक्स टाइम टेबल था। तो गांव में जो भी किसान होगा वो बोलेगा कि भाई अब बच्चे को स्कूल भेजूंगा तो धान काटने में मेरी मदद कौन करेगा, तो उन बच्चों की अटेंडेंस कम हो गई। तो ये सब चीजें थी दोस्तों। ओके, अगर कोई बच्चा स्कूल ना आए तो उसको इनडिसिप्लिन बोला जाता था, ये बोला जाता था कि ये सीखना नहीं चाहता। तो इस तरीके की बहुत सी बातें उस समय पे हुई। यहाँ पे श्री अरबिंदो घोष जी की एक स्पीच है, 15 जनवरी 1908 को स्पीच दी थी उन्होंने बॉम्बे में। क्या बोला उन्होंने, द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि एजुकेशन इंडिया में अगर आप करा रहे हो तो बच्चों के अंदर एक नेशनैलिटी की भावना आनी चाहिए। सोचिए 1908 में ये बातें बोल रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें हैं ये। उसके बाद इन पढ़ाई में हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या हीरोइक एक्टिविटीज की हैं, इसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर ये मालूम पड़ेगा कि इनके एंसेस्टर्स इतने हीरोइक थे तो बच्चों के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आएगी। फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में एजुकेशन होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सकें। चूंकि एजुकेशन उस समय पे इंग्लिश में हो रही थी तो बहुत बड़ा तबका था जिसको अंग्रेजी आती नहीं थी, तो वो समझ नहीं पा रहा था क्या पढ़ाया जा रहा था। फिर औरबिंदो घोष जी से क्या बोला गया, बोला औरबिंदो घोष जी ने यह भी बोला कि एक इंसान अपने रूट से जुड़ा रहे, वो कहां से आया है उसको हमेशा याद रहना चाहिए। उसके साथ साथ दुनिया भर में क्या मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, क्या वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को कुछ ऐसी डेली मर्रा की चीजें भी सिखानी चाहिए, क्राफ्ट, जिससे वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाए जैसे ही उनकी एजुकेशन खत्म हो। तो बड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट से यहाँ पे औरबिंदो घोष जी ने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। कुछ कुछ हद तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसमें भी यही व्यू पॉइंट्स दिखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके
लिए आपके दिमाग में एक इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए और साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग कि आप अपनी पढ़ाई खत्म करते ही नौकरी कर सको, ये स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन के बारे में। महात्मा गांधी जी के क्या ख्यालात थे हमारे देश के एजुकेशन के बारे में। महात्मा गांधी जी ने बोला इंग्लिश एजुकेशन एज इंस्लेव्ड अस। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन खोल के किस तरीके की एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की, इसके बारे में बात करेंगे, जिनको बोला गया टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस। तो ये सब चीजें हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे दोस्तों, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मेरे चैनल को थोड़ी और पॉपुलैरिटी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।